Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. Students, I hope you are all good and doing well in your life. इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था और उसके यूनिट्स को देखा था। आज हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा निज़ाम है जिसके बग़ैर पूरी साइंसी जो दुनिया है उसका इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साइंस के अंदर, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ज़रा आप देखें कि अगर कोई बच्चा है वो पाकिस्तान में ये कहे कि इसकी जो है हाइट, उसकी जो हाइट है वो है 5 फुट, और दूसरा बच्चा अमेरिका में कहे कि उसकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर, यानी वो अपनी जो हाइट है पाकिस्तानी बच्चा वो फुट में मेजर करे, लेकिन वही जो बच्चा है वो अपनी जो हाइट है वो मीटर के अंदर मेजर करे। तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा बच्चा ज़्यादा लंबा है? तो इसी कन्फ्यूजन को, यानी हमें एक बच्चा मीटर में जो है मेजर कर रहा है, दूसरा बच्चा फुट में, तो हमें नहीं पता कि कौन सा जो इन्होंने यहाँ पे मेजरिंग जो उन्होंने यूनिट यूज़ किया, कौन सा यूनिट ज़्यादा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, तो इसी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट साइंटिस्ट ने एक ऐसा कॉमन सिस्टम बनाया जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, ताकि पूरी दुनिया जो है एक ही तरीके से जो है चीज़ों को मेजर करे, एक ही यूनिट यूज़ करते हुए चीज़ों को मेजर करे, ताकि ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो सके। क्योंकि स्टूडेंट पहले ये था कि हर कंट्री का अपना अपना अलग से यूनिट होता था, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने इवॉल्व करना शुरू किया, कॉन्सेप्ट ने जो है जैसे जैसे न्यू कॉन्सेप्ट आना शुरू हुए, एक कंट्री के साइंटिस्ट ने दूसरे कंट्रीज़ के साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन शुरू किया, अपना जो आइडियाज़ हैं अपने आइडियाज़ को शेयर करना शुरू किया। ठीक है, नॉलेज जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू हुआ। तो फिर क्या था कि जब एक कंट्री के और दूसरे कंट्री के साथ यूनिट ही मैच नहीं हो रहे थे, तो फिर आइडियाज़ और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट जो है वो किस तरह से शेयर हो सकते थे। सो इसी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए साइंटिस्ट ने सोचा कि एक कॉमन सिस्टम होना चाहिए जो कि तमाम कंट्रीज़ में सेम होना चाहिए। तो इसी को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो चलिए स्टूडेंट, इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. In 1960, an international committee agreed on a set of definitions and standards to describe the physical quantities. यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि डेट बताई जा रही है कि 1960 में एक कहता है इंटरनेशनल कमेटी बैठी, और उस कमेटी ने इस बात पर एग्री किया कि जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको किस तरह से बयान करना है, और कुछ इनके जो है स्टैंडर्ड क्या है, उन्होंने फिर स्टैंडर्ड सेट किए और यूनिट्स जो है वो सेट किए। ठीक है, यानी जैसे पूरी दुनिया के जो साइंसदान हैं, पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं वो एक ही जगह पर जमा हुए, जैसे हम सब क्लास में बैठे होते हैं, उनकी कमेटी बैठी, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम सब अपनी अपनी लैंग्वेज और अपने अपने यूनिट्स को इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेशंस करने में, एक्सपेरिमेंट्स करने में, रिसर्च करने में, तो फिर कन्फ्यूजन होगा। क्योंकि जब एक कंट्रीज़ के जो यूनिट्स हैं, जो लैंग्वेज है, जो उनके रिसर्च है, वो दूसरे कंट्रीज़ के साइंटिस्ट के साथ मैच नहीं होना, तो फिर आइडियाज़ किस तरह से शेयर हो सकते थे, फिर जो है साइंस को इवोल्यूशन ना मिलती, साइंस जो है वो इतनी जो है इवॉल्व ना होती। तो वो कहता है कि इस चीज़ ने कन्फ्यूजन पैदा कर दी थी, और उन्होंने सोचा कि हम जो है अपनी अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अपने अपने यूनिट्स यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस के अंदर, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, और इसी तरह रिसर्च करने में, तो इससे जो है वो कन्फ्यूजन पैदा होती थी। इसलिए उन्होंने एक कॉमन सिस्टम बनाया ताकि सब जो साइंटिस्ट हैं सारे कंट्रीज़ के वो एक जैसे स्टैंडर्ड पर काम करें। जैसे अगर किसी कंट्री में स्टूडेंट जो वज़न है उसको किलोग्राम में मेजर किया जाए और दूसरे कंट्री में पाउंड में तो मेजर किया जाए, तो इसलिए कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो एक जैसे यूनिट्स और एक जैसी लैंग्वेज को यूज़ कर सके। सो ये था कॉन्सेप्ट स्टूडेंट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। आई होप कि समझ आ गया होगा। द सिस्टम दैट वाज इस्टेब्लिश्ड इज़ कॉल्ड द सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको हम कहते हैं SI। ये अब जो सिस्टम उन्होंने बनाया, यानी कमेटी बैठी और उन्होंने एग्री किया इस पॉइंट पर कि एक जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए ग्लोबली तौर पर, ताकि तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो एक जैसे यूनिट्स और एक जैसी लैंग्वेजेस को यूज़ करें। तो इस सिस्टम को कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, अब ये जो लफ्ज़ है ये फ्रेंच लैंग्वेज के इसके अंदर वर्ड यूज़ हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम जो कि पूरी दुनिया फॉलो करती है।
तो ऐसे यूनिट्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए जो तमाम पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो उन्हीं यूनिट्स को यूज़ करते हैं। जैसा कि डिस्टेंस को मेजर किया जाता है इन मीटर्स, फोर्स इन न्यूटन्स एंड टाइम इन सेकंड। सो यानी पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो टाइम को सेकंड के अंदर ही मेजर करते हैं, इसी तरह फोर्स को न्यूटन के अंदर ही मेजर करते हैं। ठीक है, एक ही यूनिट है उनका, इसको कहते हैं स्टूडेंट SI। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि इसका SI यूनिट ये है, इसका SI यूनिट ये है। जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं हम कहते हैं ना पहले इसको SI यूनिट में चेंज करेंगे। तो SI यूनिट जो है बेसिकली ये वही यूनिट है जो साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये साथ में साइड ब्लॉक है, यहाँ पर उन्होंने 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब किया है और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी आपको ये याद होना चाहिए कि जब इंटरनेशनल कमेटी बैठी और उन्होंने इस बात पर इत्फाक किया और उन्होंने 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको डिस्क्राइब किया, उनके ऐसे यूनिट्स लिखे। ठीक है, तो ये सारे यूनिट्स जो हैं ये कॉमन यूज़ होते हैं पूरी दुनिया में, तो ये आपको आने चाहिए। इसको हाईलाइट कीजिए और इसको याद कीजिए। ऐसे यूनिट्स आर यूज्ड बाय द वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी एंड बाय ऑलमोस्ट ऑल नेशंस। वही बात कि जो ये वाले ऐसे यूनिट्स हैं ये फिर क्या होने लगा कि दुनिया भर के जितने भी साइंसदान थे तकरीबन तमाम जो कहता है कि ऑलमोस्ट ऑल नेशन यानी जितने भी ममालिक हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल किए जाने लगे। यानी अगर आप चाइना में एक्सपेरिमेंट करते हैं या पाकिस्तान में करते हैं तो सब जो है वो सेम यूनिट्स जो है वो यूज़ करते हैं, उसके अंदर ही अपने रिज़ल्ट को जो है निकालते हैं। इससे कहता है कि कोई भी किसी भी कंट्री का आम पर्सन हो, कॉमन मैन हो, वो उस एक्सपेरिमेंट को समझ सकता है, समझने में उसको हेल्प आउट करता है अगर वो एक जैसी लैंग्वेज, एक जैसे यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर एक स्टूडेंट कहे कि दो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट को पता चल जाएगा कि ये बात किसकी हो रही है। ये बात हो रही है ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी का यूनिट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी दुनिया का साइंटिस्ट उठकर ये बता सकता है कि ये किस चीज़ की बात हो रही है, ये ग्रेविटी की बात हो रही है। यानी देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, नो मिस्टेक, जस्ट क्लैरिटी। ठीक है, क्लैरिटी की वजह से क्लैरिटी को ऑब्टेन करने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का जो ये निज़ाम था वो बनाया। द सिस्टम इंटरनेशनल SI कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड्स ऑफ यूनिट्स। कहता है कि जो सिस्टम इंटरनेशनल में जिन्होंने यूनिट्स दिए थे, कहता है कि उसके अंदर 2 काइंड के यूनिट इस्तेमाल होते हैं। जैसे स्टूडेंट हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़े थे, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने देखा था कि इसको 2 हिस्सों में जो है वो कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सी, अगर आपको याद हो तो ज़रा रिवाइज़ कीजिए कि हमने पढ़ा था बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इसी तरह जब स्टूडेंट यूनिट की हम बात करते हैं तो यूनिट के अंदर भी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक है हमारे पास बेस यूनिट और दूसरा है ड्राइव यूनिट। जिस तरह क्वांटिटीज़ जो थी वो बेस में बिल्कुल बेसिक थी, उनकी अपनी स्ट्रेंथ थी, वो किसी से भी ड्राइव नहीं हुई थी, किसी से भी नहीं बनी थी, जबकि जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ थी वो बेस क्वांटिटीज़ से जो है वो निकली थी, उनसे इवॉल्व हुई थी। इसी तरह जो ये बेस यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। बेस यूनिट जो होते हैं वो किसी से मिलकर नहीं बनते, उनकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी उनकी आइडेंटिटी होती है। लेकिन जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं वो बेस यूनिट्स को मिलने से बनते हैं, उनके दरमियान मैथमेटिकल रिलेशन होते हैं और उस रिलेशन को यूज़ करते हुए क्या करते हैं वो बनते हैं। उसमें जो है 2 या 2 से ज़्यादा जो बेस यूनिट्स हैं वो आ रहे होते हैं और उनके दरमियान जो है मैथमेटिकल रिलेशन मौजूद होता है। और अब यहाँ पे उसने नीचे हमें जो है डिटेल में बेस यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट को डिस्क्राइब किया है, तो चलिए इसको देखते हैं डिटेल में। तो चलिए यहाँ पर अब हमारा जो टॉपिक बेस यूनिट है उसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट के बेस यूनिट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसको इस तरह आप समझिए कि जैसे अगर आपसे कोई टीचर आपसे सवाल करे कि आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, तो कोई बच्चा एक उठकर कहे कि मेरी 5 फीट हाइट है, दूसरा उठकर बच्चा बोले कि मेरी 1.5 समथिंग मीटर है। ठीक है, वो जो स्टैंडर्ड है वो मीटर यूज़ करे, तो इससे जो है वो कन्फ्यूजन राइज होगी, क्योंकि हाइट को मेजर करने का जो यूनिट हमें तो पता है इतना है, लेकिन ये तो क्योंकि अब एक स्टैंडर्ड बन चुका है, तो इसलिए साइंटिस्ट ने एक ऐसा कॉमन सिस्टम बनाया जिसमें हर क्वांटिटी को, चाहे वो टाइम है, चाहे वो लेंथ है, चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे वो लाइट है, हर क्वांटिटी को उन्होंने एक बेस फिक्स्ड यूनिट तय करके दे दिया और वो हर क्वांटिटी के साथ वही फिक्स यूज़ होता है, उसके अलावा और कुछ भी यूज़ नहीं होता। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि ये साइड ब्लॉक है, लेंथ के लिए मीटर ही यूज़ होगा हमेशा, मास के लिए हमेशा किलोग्राम ही यूज़ होगा, टाइम के लिए हमेशा सेकंड ही यूज़ होगा, इसी तरह जो है आगे भी है। सो हर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने उसको एक फ़िक्स जो है वो बेस यूनिट दे दिया।
तो यही मेन कॉन्सेप्ट है बेस्ड यूनिट्स का। चलिए प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। देयर आर 7 बेस यूनिट्स फॉर फिजिकल क्वांटिटीज, नेमली यहाँ पर वही बात जो हमने ऊपर की कि ये जो साइड ब्लॉक है इसके अंदर 7 जो है फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को बयान किया गया, उसने इनको नाम दिया है बेस यूनिट्स का। यानी ये बिल्कुल बेसिक है, इनकी अपनी स्ट्रेंथ है, इनकी अपनी आइडेंटिटी है, ये किसी से नहीं बने, बल्कि ये वो यूनिट्स होते हैं जिनकी बुनियाद पर बाकी तमाम यूनिट्स बनते हैं। तो इसको देखते हैं, जैसे ये देखिए साइड ब्लॉक पर लेंथ का स्टूडेंट मीटर है, ऐसे यूनिट मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन है, ठीक है, टेम्परेचर ने केल्विन के अंदर ही मेजर होना है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है। सो यही यूनिट्स हैं, यही इनको ही कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं तो उसके अंदर स्टूडेंट जब हम लेंथ को लिखते हैं तो लेंथ को हमने हमेशा जो है वो मीटर में ही लिखना होता है। इस तरह मास है उसको हमने किलोग्राम के अंदर यानी अगर हमें ग्राम के अंदर वैल्यू दी भी गई हो तो हम उसको किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ऐसा ही सिस्टम जो है उसके अंदर इनका यूनिट ये बयान किया गया है। सो हमने जब न्यूमेरिकल्स करने हैं, जब हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई कैलकुलेशंस करनी है, तो उसके लिए भी हम उसके अंदर भी हम ऐसे यूनिट्स को भी बेसिकली यूज़ करेंगे, कोई और यूनिट यूज़ नहीं करेंगे। ओके कहते हैं कि देयर आर 7 बेसिक यूनिट फॉर फिजिकल क्वांटिटीज, नेमली वही जो यहाँ पे ब्लॉक में पड़े उसको ही बताने जा रहा है। लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, लाइट और लुमिनस इंटेंसिटी है एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस है। ये आपके फिंगरप्रिंट पर होने चाहिए ये सातों नाम और उनके यूनिट्स भी, विद स्पेशल रेफरेंस टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ तक हमारा जो बेस का यूनिट वाला थोड़ा बहुत इंट्रो कंप्लीट हुआ। अब आगे उसने प्रीफिक्सेस का थोड़ा सा रेफरेंस दिया है कि प्रीफिक्सेस क्या है। प्रीफिक्सेस सच एज द मिली, माइक्रो, किलो etc may be used with them to express smaller or larger quantities। इसका मतलब ये है स्टूडेंट के जो हमारे पास बेस यूनिट्स होते हैं उन्होंने तो वैसे ही यूज़ होना होता है, यानी लेंथ का यूनिट हमेशा मीटर ही यूज़ होगा, इसी तरह जो मास है उसका यूनिट हमेशा किलोग्राम ही यूज़ होगा। लेकिन कहता है कि उसके साथ प्रीफिक्सेस जुड़ सकती हैं, जैसे मिली है, माइक्रो है, किलो है। जैसे हम सुनते हैं कि मिलीमीटर, ठीक है, इसी तरह हम सुनते हैं माइक्रोमीटर, इसी तरह हम सुनते हैं किलोमीटर। सो कहता है कि ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये इनके साथ अटैच हो सकते हैं, जबकि ये जो ऐसे यूनिट है इनके अंदर कोई चेंजिंग्स नहीं आ सकती। हम इन प्रीफिक्सेस को यूज़ कर सकते हैं, इनको जो है टू एक्सप्रेस स्मॉलर और लार्जर क्वांटिटीज़, यानी चीज़ों को बड़ा दिखाने के लिए या चीज़ों को छोटा दिखाने के लिए। अब देखिए जो मिली है उसकी वैल्यू होती है 10⁻³ ठीक है, तो ये क्या है, ये छोटा दिखाने के लिए हम मीटर के साथ यूज़ कर सकते हैं मिलीमीटर। इसी तरह माइक्रो है, ये मिली से भी ज़्यादा छोटा है तो हम माइक्रो को यूज़ कर सकते हैं माइक्रोमीटर। इसी तरह किलो जो है वो इन दोनों में से बड़ा है, किलो 10⁻³ तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं इसको बड़ा दिखाने के लिए, ठीक है, लार्जर क्वांटिटी दिखाने के लिए। सो कहते हैं कि जो यूनिट होते हैं वो चेंज नहीं होते, बल्कि हम इनके साथ ये मिली, माइक्रो, किलो, नैनो, गैगा ये हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे इस प्रीफिक्सेस को प्रॉपर्ली तौर पर, और इसको ब्लॉक को भी पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। तो कहता है कि ये जो चीज़ें हैं ये प्रीफिक्सेस इनके साथ यूज़ हो सकते हैं ताकि जो बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू है उसको प्रॉपर्ली तौर पर ज़ाहिर किया जा सके। द नेम्स ऑफ बेस यूनिट फॉर दीज फिजिकल क्वांटिटीज टुगेदर विद सिंबल्स आर लिस्टेड इन टेबल। कहता है कि जो ये 7 बेस यूनिट्स हैं उनके जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके सिंबल्स के साथ जो ऐसे यूनिट के नाम हैं और उनके जो सिंबल्स हैं वो इस टेबल के अंदर दिए गए हैं। आपने इस टेबल को रीड आउट करना है और इसको मार्क करना है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे भी आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स में, इसी तरह जो एमसीक्यूज आ जाते हैं और हर तरह से ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बेस है फिजिक्स की। सो ये टॉपिक टेबल जो है ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। So today we learned that the 7 base units are the foundation of all measurements in science. In the next lecture, inshallah, we will move towards the derived units, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। उसमें हम देखेंगे कि वो क्वांटिटीज़ जो बेस यूनिट से बनती हैं और उनको derived units बोला जाता है। Till then, keep practicing, keep questioning and always stay curious। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम derived यूनिट्स को इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़।